ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज और रोलेक्स रिंग्स दोनों के आईपीओ की डिटेल्स आए हुए काफी टाइम हो गया, पर मैं आपको एनालिसिस प्रोवाइड नहीं करवा पाया क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन था, कहीं गया हुआ था। लेकिन आपको एनालिसिस तो दूंगा, ऐसा मैंने बोला था, टेलीग्राम पे भी मेंशन करा था। तो अब हम एनालिसिस करेंगे। हालांकि देखिए ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो फुल फ्लेश्ड एनालिसिस करने की बजाय मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रीफली बस मैं आपको अपना व्यू पॉइंट बता दूं दोनों आईपीओ के रिगार्डिंग, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि अगर आपको कोई ओपिनियन चाहिए कि क्या करना है आईपीओ में तो वो आपको समझ में आ जाए। और एक दो पॉइंट जरूर है जो मैं हाईलाइट करूंगा। तो दोनों आईपीओ के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि अगर दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो कौन सा करना है। और लॉन्ग टर्म, लिस्टिंग, शॉर्ट टर्म, मेरे पर्सपेक्टिव तो आपको इस वीडियो में पता लगेंगे ही। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आगे आने वाले आईपीओ में तो फुल फ्लेज एनालिसिस रह गई, इस बारी थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहे हैं, ज्यादा एनालिसिस ना कर बस मेरे व्यू पॉइंट पे बात करेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज शुभम गुप्ता एंड यू आर वेलकम टू अनदर एपिसोड एट इन्वेस्टर नीति। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ को। मेरे नोट्स मेरे पास हैं, इन्हीं में से ही जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा एडिटिंग का काम इस वीडियो में नहीं रहेगा, लेकिन अब जो आगे आने वाले आईपीओ रहेंगे उसमें फुल फ्लेज डिटेल्स और एडिटिंग रहेगी। तो चलिए पहले बात करते हैं इस आईपीओ के बारे में। देखिए ये एपीआई बनाने वाली कंपनी है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये एपीआई की फुल फॉर्म होती है। ये लोग बनाते हैं और काफी कंपनीज है इसके रिलेटेड मार्केट में, तो उनकी इंफॉर्मेशन रहती है, आप लोगों को पता है कि वो बहुत चल रही है, जैसे कि डिवीज लैब हो गया, लॉरस लैब्स हो गया, ये सब बहुत चल रहे हैं। एपीआई ही बनाते हैं ये लोग भी। कंपनी के नंबर्स को मैंने देखा तो देखा कि भाई रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नंबर वाइज नजर नहीं आ रही है। कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। कंपनी सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं सेल करती, एक्सपोर्ट भी करती है, फॉरेन कंट्रीज में भी इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड है। अभी कुछ नंबर्स मैं आपको बताऊंगा, ये थोड़े से कंपनी के आप बोलिए नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी होगा, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कंपनी के बारे में। 55% रेवेन्यू जो है कंपनी का वो इनके टॉप 5 क्लाइंट से आता है, तो थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन वहां नजर आती है। लेकिन जो एक सबसे नेगेटिव पॉइंट मार्केट में जो डिस्कस करा जा रहा है वो ये है कि 40% जो इनका रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट लेकर चल रहे हैं लोग। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव मार्केट डिसाइड करेगा, क्योंकि ग्लैंड फार्मा का जब आईपीओ आया था सेम उसमें यही देखने को मिला था। चाइनीज उसमें प्रमोटर थे तो उसमें दिक्कत थी, लेकिन फिर उसने कैसा परफॉर्म करा वो सब हमने देखा। तो ये चाइनीज वाला पॉइंट मार्केट कंसिडर नहीं करता, मार्केट यही मान के चलता है कि इस चीज में कंसिस्टेंसी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम इसकी पीई देखें तो ये तो 22 की पीई पर आ रहा है, पर जो इंडस्ट्री की एवरेज पी है वो है 36। इसके बावजूद लोग बोल रहे हैं कि ये ओवर वैल्यूड है, या कुछ लोग बोल रहे हैं कि एट पार है, यानी कि जितना वैल्यू होना चाहिए उतना है। देखिए सही मायने में अगर मैं इसको आपको बोलूं, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम देखें, ग्लेनमार्क इतनी बड़ी कंपनी, वही इसकी प्रमोटर है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें वैल्यूएशन वाइज स्कोप है। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे लिस्टिंग गेन छोटा है, 15%, 20%, बिल्कुल छोटा लिस्टिंग गेन बनेगा। रीजन भी कि जो इनके पीयर्स हैं जो एग्जैक्टली इनसे मैच करते हैं, उनकी पीई के बराबर ही इसकी पीई आ रही है, या आप बोलेंगे थोड़ा सा कम ही आ रही है। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना पड़ता है, मैनेजमेंट को कंसिडर करना पड़ता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को कंसिडर करना पड़ता है, और पेरेंट कंपनी कितनी स्ट्रेंथ होल्ड करती है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैं अगर इन फैक्टर्स को कंसिडर करता हूं सारे ओवरऑल मिला के, तो मेरे हिसाब से तो ये स्लाइटली अंडर वैल्यूड ही है। मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ये तो ओवर वैल्यूड है, लिस्टिंग गेन ही छोटा मिलेगा। हर चीज लिस्टिंग गेन के हिसाब से नहीं देखी जाती, क्वालिटी भी देखनी पड़ती है कंपनी की, और नंबर्स के हिसाब से आप इसको कहीं पर भी कम नहीं बोल सकते। कोई प्रॉब्लम वहां है नहीं। प्रॉब्लम अगर कहीं पर है तो वो चाइना और ये वाली चीज के हिसाब से है, पर वो भी सब कंसिडर नहीं करते। फ्यूचर में क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। एक खास बात यह है कि कोई लॉन्ग टर्म डेट इसमें कुछ खास है नहीं, वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, उसको तो क्या ही इतना कंसिडर करना, बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। तो एक तरीके से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कुछ खास है नहीं। अब एक अच्छा पॉइंट भी बता देता हूं आपको, हालांकि कंपनी का तो मैंने आपको बोला नंबर्स तो अच्छे हैं, पर एक मुझे जो अच्छा पॉइंट लगा कि देखिए ऑफर फॉर सेल जो है इसमें पूरे आईपीओ में 30% जो है वो सिर्फ ऑफर फॉर सेल है, 70% जो है वो
पूरा का पूरा कंपनी में जा रहा है, यानी कि एक तरीके से बिजनेस में लग रहा है वो पैसा। अगर प्रमोटर का सिर्फ यही काम होता कि उसको बेच के निकलना है, तो वो 70% पैसे बिजनेस में नहीं डालता, 30% क्यों लेके निकलता हो, तो और ज्यादा लेके निकल सकते थे। तो इसलिए अगर हम इसको ओवरऑल समझें तो मुझे तो ये कंपनी के जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ज्यादा पॉजिटिव लगते हैं कंपेयर टू जो नेगेटिव पॉइंट्स मार्केट में कंसिडर करे जा रहे हैं। अब इसी के बिहाफ पे अगर मैं अपना लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लिस्टिंग वट व्यू देना चाहूं, तो देखिए लिस्टिंग गेन तो डिमांड और सप्लाई का रोल होता है इसमें। अभी इसकी डिमांड क्यों नहीं आ रही है, इसके क्लियर कट मुझे दो ही रीजन नजर आते हैं। देखिए ये जो इंडस्ट्री है एपीआई वाली, ये ऐसे एकदम रॉकेट की तरह ग्रोथ होने वाली नहीं है। जैसे आईटी, छोटी आईटी कंपनीज आप देखते हो फटाफट ग्रो कर जाती हैं, या ये स्पेशलिटी केमिकल्स वाली जो कंपनीज आप देखते हो इनकी भी बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। ये एपीआई वाली जो कंपनी है ये एकदम इतनी फास्ट ग्रोथ तो होगी नहीं, धीरे धीरे करके ग्रो करेगी। तो जहां पर भी फास्ट ग्रोथ लोगों को नजर नहीं आती वहां पर उतनी डिमांड आती नहीं है। और सेकेंडली वही नेगेटिव पॉइंट पे कुछ ज्यादा स्ट्रेस करा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन्स भले ही सबड्यूड रहे 15%, 20%, तो लिस्टिंग गेन्स होने के चांस है। अगर मार्केट कंडीशंस ठीक रहती तो, नहीं भी रहती तो एट पार ये जरूर लिस्ट होना चाहिए। पर इसको कंसिडर हमें इसी तरीके से करना है कि सिर्फ लिस्टिंग के लिए तो नहीं जाना। मैं पर्सनली लिस्टिंग के लिए सिर्फ नहीं जाऊंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर लिस्टिंग मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्वालिटी कंपनी है। प्योरली लिस्टिंग प्ले जाना और फिर लिस्टिंग के नहीं मिलता तो लोगों को बुरा लगता है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि प्योर लिस्टिंग के लिए जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू रखकर लिस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। और अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी रोलेक्स रिंग्स के बारे में। बहुत ज्यादा एंटीसिपेशन है। जीएमपी आप इसका देखो ऐसा शूटअप कर रहा है कि जैसे ये कंपनी अगर इस बार नहीं मिली तो शायद आपको कभी इस प्राइस पे मिलेगी ही नहीं। खैर वो अलग बात है, अभी डिस्कस कर लेते हैं, पहले एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है ये, मशीन बेयरिंग्स एंड फोर्जिंग्स बनाती है, 17 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये एक अच्छी बात कंपनी के रिलेटेड है। अभी लेकिन जो सबसे स्ट्राइकिंग बात है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर रेवेन्यू जो है ना कंपनी का वो लगातार नीचे गिरा है। 2019 में 911 करोड़ 911 करोड़ था, 2020 में हो गया 675 करोड़ और 2021 में 619 करोड़ रेवेन्यू हुआ। तो रेवेन्यू तो गिरा लगातार 19 से 21 तक, लेकिन कमाल की बात यह है कि जब प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। 2019 के अंदर 59 करोड़ प्रॉफिट था, 20 में हो गया 52 करोड़ और 21 में पहुंच गया 86 करोड़। अब ये 86 करोड़ कैसे पहुंच गया जब रेवेन्यू कम हो रहा है, ये तो यूनिक ही बात है। तो इसका जब ढूंढा अंदर एनालिसिस करा तो सिंपल सा आंसर ये मिला, डेफर्ड टैक्स इसका क्रेडिट इनको मिला है, जिस वजह से एक्सपेंस कम हो गए तो प्रॉफिट जनरली बढ़ ही जाएगा। ऑब्वियस सी बात है अगर आपके एक्सपेंस कम होते हैं तो इस वजह से ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। एज सच बहुत बड़ा इंक्रीज प्रॉफिट में नहीं है। नंबर्स खराब भी नहीं है पर नंबर्स अच्छे भी नहीं है, हम ये बोल सकते हैं इस कंपनी के रिलेटेड। तो अगर नंबर्स उतने अच्छे नहीं है तो फिर 50% जीएमपी का क्या रीजन आ रहा है। अब एक ये बहुत ही यूनिक चीज सुनने में आ रही है जो कि मुझे नहीं समझ में आया कि लोग जो, अगर आप आरएचपी पढ़ रहे हो तो इतना सिंपल है इसको स्पॉट करना, इसको इतनी अलग तरीके से इतना हाईलाइट क्यों करा जा रहा है। देखिए बोल रहे हैं कि पी जो है इंडस्ट्री की पी वो है 77 और ये जिस पी पे आ रहा है वो है 40, तो ये तो बहुत बड़ा वैल्यूएशन गैप है। अगर आप ऐसे देखोगे तो फिर ये तो लगेगा कि भाई बहुत अंडर वैल्यूड है, इसको तो ले लो, इसमें तो ये तो बहुत अच्छा चलेगा आगे। पर ये नहीं देख रहे कि 77 पी जो आई है वो सिर्फ 2 पीयर्स की एवरेज निकाल के आई है। अब ये पीयर्स के नाम है रामाकृष्ण फोर्जिंग्स और एमएम फोर्जिंग्स। एक का पी अराउंड 40 है, एक का पी अराउंड 110 समथिंग है, तो एवरेज तो 70 के आसपास ही बैठी। तो अगर सिर्फ हम 2 पीयर्स की पी की एवरेज को इंडस्ट्री की एवरेज पी मानकर इसको अंडर वैल्यूड बोलेंगे तो ये बहुत ही गलत कंक्लूजन है। इस तरीके से तो ये हमेशा ही अंडर वैल्यूड नजर आने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो पी वाला जो लोग बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री की पी के कंपैरिजन में इसका पी कम है, उसको पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है। अब जो ये आईपीओ है इसमें देखिए 90% ओएफएस है, सिर्फ 10% पैसा मार्केट में जा रहा है, 90% तो प्रमोटर जो बेच रहे हैं उन्हीं के पास जा रहा है। तो ऐसे में इतना हाई जीएमपी कोट किस हिसाब से हो रहा है, डिमांड सप्लाई का ये जो रोल है ये कैसे क्रिएट किया जा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन एक चीज मैं इसमें क्लियर कट जानता हूं और वही इसके रिलेटेड मेरा एनालिसिस रहने वाला है, वो ये है कि देखिए जहां नंबर्स में क्लैरिटी नहीं होती और एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ग्रोथ तो है पर बहुत फास्ट ग्रोथ हो, इतनी फास्ट ग्रोथ हो
कि 50% जीएमपी हमें ऐसी कंपनी का देना पड़े जिसके नंबर्स को बहुत खास नहीं है, तो मुझे वो जस्टिफाइबल कहीं से भी नजर नहीं आता। आप इसको इस तरीके से ले सकते हो कि मैं लिस्टिंग के लिए अप्लाई करूंगा क्योंकि डिमांड सप्लाई का रोल होता है, उसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो मैं इसमें लिस्टिंग के लिए अप्लाई करूंगा, लेकिन लिस्टिंग वाले दिन बुक करके बाहर। सिंपल सा रीजन है, देखिए मैं क्यों अपने पैसे इसी कंपनी में डालूं जिसको अपनी परफॉर्मेंस को अभी प्रूव करना है। मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं अपने पैसे डाल रहा हूं, मेरा काम यह है ऐसी कंपनी को चूज करना जो मेरे पैसे को ग्रो करके दे और प्रोबेबिलिटी हायर साइड पे होगी वो ग्रो करके दे। अभी इस कंपनी के नंबर्स को देखकर मैं ये बात नहीं बोल सकता, इसलिए मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि मैं लिस्टिंग डे इसके गेन्स बुक करके निकलूंगा। अगर कंपनी कल को खुद को प्रूव कर दिए तो मैं महंगा खरीदने को तैयार हूं, पर मैं उसी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा जिसने अपनी वर्ड्स को अभी प्रूव कर दिया हो, इनको अभी प्रूव करना बाकी है। तो लिस्टिंग के लिए तो डिमांड सप्लाई का रोल है, तो डेफिनेटली ऑन है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसमें ऑन नहीं हूं। कंपनी जब अच्छे नंबर स्पोर्ट करेगी फ्यूचर में तब इसको जरूर कंसिडर करने के बारे में सोच सकते हैं। और देखिए होता क्या है, अभी मैंने जैसे आपको बोला कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर नहीं कर रहा हूं, ये अगर और चल गया लिस्टिंग के बाद और बढ़ गया तो लोग बोलेंगे देखिए आपने एनालिसिस गलत करा था। एनालिसिस गलत है सही है मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि क्या जब आप कंपनी के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो आपके पास कॉन्फिडेंस है, किस बेसिस पे कॉन्फिडेंस आप बना रहे हो। अगर मैं नंबर्स के बेसिस पे कॉन्फिडेंस नहीं बना पा रहा हूं तो क्या कंपल्शन है कि वो जो एक्स्ट्रा लोग अर्न कर रहे हैं मुझे भी जरूरत है अर्न करने की। मैं तभी अर्न करूंगा जब मैं कॉन्फिडेंट हूं। तो मेरा एनालिसिस तो ऐसे ही रहता है और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं। अगर आप में से कोई रखना चाहते हैं रिस्क लेकर तो ऑफ कोर्स वो आपकी अपनी चॉइस है, मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए इसको नहीं रखने वाला हूं। तो फाइनली अगर हम दोनों में डिफरेंशिएट करें और कंसिडर करें कि लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म के लिए किसको देखना है और किसको हायर प्रेफरेंस देनी है, तो देखिए लिस्टिंग के लिए तो ऑफ कोर्स अभी करंट जीएमपी को देखते हुए आपको रोलेक्स रिंग्स को ही प्रेफरेंस शायद देनी पड़े। 50% जीएमपी कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, तो हमें उसका तो बेनिफिट लेना ही है। तो लिस्टिंग के लिहाज से नंबर 1 रोलेक्स रिंग्स बनेगा, नंबर 2 बनेगा हमारा ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए रोलेक्स रिंग्स तो है ही नहीं और सिर्फ ग्लेनमार्क रहेगा। मेरा पर्सपेक्टिव आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। ग्लेनमार्क के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हूं और रोलेक्स रिंग्स में प्योरली लिस्टिंग प्ले। थोड़ा डे 3 तक भी देख लेंगे एश्योरेंस के लिए, अदरवाइज जैसा एनालिसिस में नजर आ रहा है तो बहुत क्लियर कट डिसीजन मेकिंग है, ज्यादा इफ और बट का स्कोप है नहीं। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस। हालांकि एनालिसिस आज प्योर नहीं था, फुल फ्लेज नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ब्रीफली मैंने अपना व्यू पॉइंट आपसे शेयर करा है। रीजन बीइंग ऑलरेडी बहुत लेट है, पर आगे आने वाले आईपीओ में आपको प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा जैसे आपको आदत है। और देखिए टेलीग्राम पे जब भी आईपीओ आता है उससे पहले मैं कुछ ना कुछ जरूर इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी शेयर करता ही हूं। तो जो लोग टेलीग्राम पे उनको पता ही है उससे कुछ ना कुछ हेल्प उन्हें हो जाती है। तो लिस्टिंग से पहले मिलेंगे टेलीग्राम पे इन आईपीओ के रिगार्डिंग। सो अंटिल वी मीट इन अनदर वीडियो, बाय बाय।